हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हम पॉलिटिकल का तीसरा चैप्टर ला चुके हैं। जैसे हमने ज्योग्राफी का एक वीडियो में फुल चैप्टर कवर किया था, इसी प्रकार से हम पॉलिटिकल का तीसरा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, बीच बीच में लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो लैंगिक विभाजन क्या होता है कि श्रम के लैंगिक विभाजन पहली हेडिंग है, यानी एक प्रणाली जिसमें हर घर के सभी काम परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती कि वो पैसा कमाने के लिए घर से बाहर काम करें। तो देखिए, अब बात आती है विभाजन। विभाजन का मतलब अलग अलग करना। लैंगिक मतलब लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर मतलब दो वर्ग हो गए हमारे, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। दो वर्ग हो गए बेटा, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। तो महिलाओं को क्या माना जाता है कि वो घर के सभी कामों के लिए महिलाओं को, और पैसा कमाने के लिए पुरुषों को घर से बाहर काम करें, ऐसी अवधारणा बनी हुई है। यह अवधारणा जैविक विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़िवादी भावनाओं पर आधारित है। यानी पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है, उसी के आधार पर इन्हें बांट दिया गया है कि महिलाएं घर गृहस्थी का देखेंगी और पुरुष क्या करेंगे बेटा, बाहर पैसा कमाने के लिए काम पर जाएंगे। अगला है नस्लवादी आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता स्थापित करना है, जिन्हें नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। यानी सामाजिक आंदोलन ये हैं, वो ये मानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए किए जाने वाले नारी आंदोलन है, जिन्हें नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। विभिन्न तरीकों से महिलाओं का दमन हो रहा है, जैसे साक्षरता दर, जहां पुरुष 82.14% साक्षर है, वहीं महिलाएं 65.46% साक्षर हैं। इसमें भी भेदभाव है। अब नौकरियों की बात करें तो उच्च भुगतान और उच्च पदों की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि कुछ ही लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कुछ ही लड़कियों को घर से भी बाहर भेजा जाता है, ये कह सकते हैं, शिक्षा के लिए। ठीक है बच्चों। अब आता है मजदूरी। समान मजदूरी अधिनियम लागू होने के बावजूद खेल, सिनेमा, कृषि और निर्माण आदि कार्य में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। ये किसके आधार पर है? मजदूरी के आधार पर। अब लिंग अनुपात समझिए। अधिकांश माँ बाप में बेटियों के अपेक्षाकृत बेटों की ज़्यादा इच्छा होती है। इसी मानसिकता के कारण हमारे देश में जन्म से पहले और जन्म के बाद बेटियों की हत्या आम बात है, जिसके परिणाम स्वरूप लिंग अनुपात पर प्रतिकूल असर हुआ है। अगला है सामाजिक बुराई पॉइंट। विशेष रूप से शहरी क्षेत्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न आम बात है, जो केस होते हैं। भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में 5% और लोकसभा में 12% से कम है। यानी उन्हें राजनीतिक तौर पर भी महिलाओं को पूरी तरीके से पुरुषों के बराबर सम्मान नहीं है। अब देखिए, ये पॉइंट है कि धर्म, संप्रदाय और राजनीति में धार्मिक भेदभाव। तो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है, जो ह्यूमन राइट्स वाले, उनका मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। अभी हमने लैंगिक अनुपात समझा, अब हम जाति या धार्मिक अनुपात के आधार पर समझ रहे हैं कि जो ज़्यादातर लोगों की मृत्यु होती है हिंसा में, जो भी आंदोलन होते हैं, उनमें वे पुरुष ज़्यादा होते हैं जिनकी संख्या, पुरुष का मतलब है वे समुदाय ज़्यादा होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। बात आती है सांप्रदायिकता क्या है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगा, तो यही क्या कहलाया? सांप्रदायिकता। जब व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है, तो ये उनके अंदर सांप्रदायिकता की भावना पैदा करती है। सांप्रदायिक राजनीति क्या है? राजनीति इसी के आधार पर हो रही है, वैसे भी आप जानते हैं, धर्म के आधार पर। समाज में समस्या तब शुरू होती है जब धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब अपनी मांगों के लिए विभिन्न धार्मिक समूह आमने सामने आ जाते हैं। ठीक इसी मौके पर जब सरकार केवल एक धार्मिक समूह की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है, तब समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। जब भाई सरकारें जब किसी धर्म के पक्ष में हो जाएंगी, तो उसका परिणाम बहुत घातक होगा।
इस तरह धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। यानी धर्म का इस्तेमाल अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता में राजनीति को बरकरार रखने के लिए जब हम धर्म का ठेका ले लेते हैं और उनके पक्ष में आ जाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, बिना सोचे समझे, तो ऐसी राजनीति सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। अगला पॉइंट है जो ये समझा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति का सिद्धांत क्या है। देखिए बेटा, धर्म सामाजिक संरक्षण का मुख्य आधार है। यानी धर्म जो है समाज को बनाए रखने का एक मुख्य आधार है। एक धर्म के अनुयायियों को एक समुदाय बनाना चाहिए। उनके मौलिक हित समान होते हैं। अपने धर्म को सब अपने हिसाब से मानेंगे, अपनी परंपराओं को सभी मानकर चलेंगे। अब आता है अगला पॉइंट है कि सांप्रदायिक राजनीति का सिद्धांत गलत क्यों है। यानी जो राजनीति में सांप्रदायिकता को लागू रखते हैं वो गलत क्यों है। क्योंकि समान धर्म के सभी लोग हर विषय वस्तु पर समान रुचि और विचार नहीं रखते हैं। यानी हर व्यक्ति अपने धर्म पर आस्था रखता है, दूसरे के धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज उन्हें माने न माने सबके अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होती है और हर व्यक्ति के विचार के साथ साथ उसकी पहचान भी हर जगह अलग अलग होती है। अब है सांप्रदायिकता से निजात यानी उपचार या छुटकारा पाने के लिए कदम जो उठाए गए कदम है, उसमें से सबसे पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबसे पहली बात, भारत सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का मतलब है राष्ट्र संघ है, राज्य संघ। ध्यान रखना, इस राज्य का मतलब राज्य नहीं है, राज्य संघ है। भारत का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है, यानी सभी धर्मों को मानता है भारत। सभी नागरिकों एवं समुदाय को अपने धर्म को अपनाने और प्रचार करने की आज़ादी है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। यानी संविधान यदि धर्म के आधार पर हम एक दूसरे को बांट रहे हैं तो संविधान इस बात को लागू नहीं करता है, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। ठीक है ना बेटा। अब आता जाति और राजनीति और जातिगत समस्याएं। जातिगत असमानता तो हमारे समाज में बहुत व्याप्त है। जैसे हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, उच्च जाति, निम्न जाति, यानी पुराने समय से जाति वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। समान जाति या व्यवसाय के लोग या मिलते जुलते व्यवसाय के लोग आपस में सामाजिक समुदाय का गठन कर अपने समुदाय के भीतर ही बेटी रोटी का संबंध रखते हैं। अन्य जाति समूह के सदस्यों के साथ उनका नज़दीकी पारिवारिक संबंध नहीं होता है। ये आज भी है और ये बना भी रहेगा, है ना। जाति व्यवस्था क्यों बनी रहती है? ज़्यादातर लोग अपनी जाति के लोगों के साथ ही शादी करना पसंद करते हैं। पहली बात, अभी तक छुआछूत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा गांव देहात में है। जिस जाति समूह के पास शिक्षा की पहुंच सुलभ थी, उसी जाति समूह का उच्च शिक्षा में बोलबाला जारी है। यानी जिन्होंने समय रहते शिक्षा की ओर ध्यान दिया, उस जाति के लोगों का आज भी समाज में बोलबाला है, नौकरियों में बोलबाला है और शिक्षा के क्षेत्र में बोलबाला है। राजनीति जाति से कैसे प्रभावित होती है? ये तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर पार्टियां जाति के आधार पर ही बनती हैं और यही इसी आधार पर वोट मांगे जाते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं आपके समाज का हूँ। यही राजनीति चलती है। जब पार्टियां चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती हैं तो जाति बाहुल उम्मीदवार का चयन प्राथमिकता में होता है। जाति बाहुल मतलब जिसकी जाति जिस ज़्यादा समाज से मैच खाती है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, आज तुम्हारी जाति का तुम्हारा भाई बीच में खड़ा है, तो इस तरह के भड़काऊ भाषण भी चलते हैं। सिर्फ जाति जो है राजनीति की भारतीय चुनाव को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वो पूरी देश की अखंडता को, एकता को प्रभावित करती है। देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति का इतनी जनसंख्या नहीं है कि वो स्पष्ट बहुमत दिला सके। कोई भी पार्टी अपने समुदाय के सभी मतदाताओं के वोट नहीं पाते हैं। अगर किसी जाति समूह के पास अपने ही जाति के उम्मीदवार चयन करने के अधिक से अधिक विकल्प हों और अन्य जातियों का कोई उम्मीदवार नहीं हो, अगर वे जातिगत आधार पर मतदान करना पसंद करते हैं, तो जीतेगा कौन? उसी पार्टी का। मतदाताओं का लगाव पार्टी और पार्टी के विचारधारा से ज़्यादा अपनी जाति के उम्मीदवार से होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति चुनाव से नहीं,
पार्टी से नहीं, चुनाव चिन्ह से, पार्टी से, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो चुनाव में खड़ा प्रत्याशी है, प्रतिनिधि है, वो उसकी जाति का है। ये सबसे बड़ी मायने रखने की बात है और इसी के आधार पर लोग वोट देते हैं। जातिगत राजनीति के परिणाम। पार्टियां सत्ता वंचित समूह को सत्ता में अपनी भागीदारी की मांग करने के लिए प्रेरित करते हैं। पार्टियां उन्हें सामाजिक न्याय के लड़ने में मदद करती हैं। जाति आधारित राजनीति निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं है। यह गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाता है, केवल जाति वर्ग को बढ़ावा देता है। इससे तनाव, संघर्ष और हिंसा उत्पन्न हो सकती है। आज किसी जाति का व्यक्ति जीता है तो वो अपनी जाति का उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिताएंगे। तो ये इस पार्ट में पूरा सारांश था और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी को आप याद करिए, रिपीट करिए, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको वीडियोस में आगे बताऊंगा। जैसे हमारा एक भी, मैंने जैसे बताया था केमिस्ट्री के बारे में, ऐसे ही हमारा एक भी पार्ट पूरा होता है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, या कोई भी हमारी बुक कंप्लीट होती है तो आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन अवश्य प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, प्रमोट करिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।